Hello students, welcome back. This is part 6 of chapter 1, Challenges of Nation Building. In the previous videos, I have already explained entire the chapter except reorganization of the states. तो इस पार्ट में हम रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में उनके प्रयासों से 565 प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भाषा की दृष्टि से एक डाइवर्सिटी, एक विविधता वाला देश है। विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे थे, तो ये मांग उठी कि लिंग्विस्टिक बेस पर राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया जाए। तो इस तरह की मांग उठी थी लोगों के द्वारा। इसके लिए बैकग्राउंड जानना जरूरी है। लेकिन 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था, उसमें इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया था कि स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेस, भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। किसी एक भाषा को बोलने वालों का एक अलग राज्य होना चाहिए। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि इससे एक कम्युनिटी जिसकी अपनी एक अलग भाषा है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली मेंटेन रख सकती हैं और वे अपने कल्चरल डिस्टिंगनेस को बनाए रख सकते हैं। अगर हम एक स्टेट को एक लैंग्वेज के बेस पर फॉर्म करेंगे तो वो ग्रुप या कम्युनिटी अपनी भाषा, अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकता है और वो अपनी अलग पहचान बनाए रख सकता है, जो कि भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता वाले भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा, ऐसा माना गया। तो इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया और ये कहा गया कि जब भारत आज़ाद होगा तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। तो ये बात है 1920 की। कांग्रेस का नागपुर सेशन जो कि 1920 में हुआ था, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन 1920 से 1947 आते आते सिचुएशंस तेज़ी के साथ बदलती हैं। 1947 में जैसा कि हम जानते हैं, रिलीजियस के बेस पर बहुत सारे दंगे हो रहे थे। कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे जगह जगह भड़के हुए थे। तो उस समय लीडर्स को लगा कि अगर हम भाषाओं के आधार पर राज्यों को बनाना शुरू कर देंगे तो इससे दंगे और ज़्यादा भड़क सकते हैं, देश को बांटने जैसी बातें होने लगेंगी। सभी अपनी अपनी भाषा, कल्चर के आधार पर खुद को भारत से अलग रखकर सोचने लगेंगे, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। लेकिन होता यह है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगती है। विशालांध्र मूवमेंट, ये मूवमेंट शुरू होता है मद्रास प्रोविंस के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में। ये आप देख सकते हैं, ये मद्रास प्रोविंस, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये तेलुगु स्पीकिंग थे। यहाँ हैदराबाद में भी कुछ एरिया तेलुगु स्पीकिंग थे और कुछ मैसूर का भी कुछ पार्ट यहाँ पर ये तेलुगु स्पीकिंग थे। तो इस तरीके से ये तेलुगु एरियाज़ के लिए मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसे विशालांध्रा मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये मद्रास प्रोविंसेस के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, जिनमें आज का तमिलनाडु, केरला का कुछ पार्ट्स और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल थे। तो ये एक सेपरेट स्टेट चाहते थे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ के लिए, और ये आंदोलन शुरू किया गया था पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा, जो कि एक कांग्रेसी लीडर थे। यहाँ पर ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पोट्टी श्री रामुलु हैं ये। और गांधी जी की तरह ही इन्होंने अपनी मांग को लेकर फास्ट शुरू कर दिया। ये फास्ट काफ़ी दिनों तक चला। 56 दिनों तक फास्ट रखने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ के साथ ही ये मूवमेंट जो है भयंकर रूप ले लेता है। जगह जगह पर हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। मद्रास रीजन की जो लेजिस्लेचर थी, उसके काफ़ी मेंबर्स अपनी सीट से रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है और प्राइम मिनिस्टर नेहरू एक सेपरेट स्टेट आंध्र प्रदेश के बनने की घोषणा करते हैं दिसंबर 1952 को।
तो इस तरह आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेस पर भारत में पहला राज्य बनता है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश के बनने की घोषणा होती है तो देश के अलग अलग पार्ट से भी सिमिलर डिमांड्स आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने की डिमांड्स देश के दूसरे हिस्से से भी आने लगती हैं। ये कार्टून आप देख सकते हैं, इसमें इसे काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इसके बाद इन डिमांड्स को देखते हुए गवर्नमेंट एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट करती है 1953 में फॉर रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। कौन थे इसके चेयरपर्सन? फजल अली। तो इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन के 3 मेंबर थे। फर्स्ट फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरे थे के.एम. पनिक्कर और तीसरे थे एच.एन. कुंजरू। अच्छा, आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पहला कमीशन नहीं था स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके पहले भी 2 और कमीशन गठित किए जा चुके थे, जिसमें पहला था धर आयोग जो कि 1948 में भारत सरकार के द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसने सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर या लिंग्विस्टिक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। परंतु इसकी सिफारिशों से असंतोष फैल गया और ये कमीशन फेल हो जाता है। इसके बाद दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांत समिति गठित की जाती है, जिसे JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी में 3 लोग शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसी वजह से इसको JVP समिति कहा जाता है। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सही नहीं माना कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनने चाहिए, ये नहीं माना इसने। लेकिन आंध्र प्रदेश की डिमांड को लेकर पोटी श्रीरामुलु के भूख हड़ताल पर बैठने और 56वें दिन उनकी मृत्यु के कारण आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेता है और सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ता है। और आंध्र प्रदेश के निर्माण और अन्य राज्यों की भाषाओं के आधार पर अलग राज्य की मांग के कारण सरकार को 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो गठित करना पड़ा था, जिसमें ये कहा गया इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1956 में प्रस्तुत की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। और ये कहा गया इसमें कि लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स की बाउंड्रीज को बनाया जाना चाहिए। मतलब मान लिया गया कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन होता है। तो देखिए, ये मैप है 1956 का और ये आज का मैप है प्रेजेंट भारत का, जिसमें काफ़ी अंतर आप देख रहे हैं इन दोनों मैप में। 1960 में जो आप यहाँ देख रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र ये था 1960 से पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो स्टेट्स ऑफ बॉम्बे को डिवाइड करके गुजरात और महाराष्ट्र क्रिएट किए गए 1960 में। गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल्स एंड महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल्स। इसके बाद 1966 में एक बहुत बड़ा रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें पंजाब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का क्रिएशन किया गया। ये डिवाइडेशन हुआ था 1966 को। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का बहुत बार रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। 1972 में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम का हुआ।
इसी तरह 2000 में 3 बड़े स्टेट बनते हैं। उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से डिवाइड होकर बना। दूसरा झारखंड, जो कि बिहार से डिवाइड होकर बना। एंड थर्ड छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से डिवाइड होकर बना। तो इस तरीके से वर्ष 2000 में 3 स्टेट उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनते हैं। उसके बाद 2014 में तेलंगाना बनता है बाय डिवाइडिंग द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, अगस्त 2019 में 2 यूटीज़ का क्रिएशन होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन करके 2 यूटीज़ का क्रिएशन किया गया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस तरीके से प्रेजेंट में 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज़ टेरिटरीज हैं। तो इस तरह शुरुआत में जो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ का क्रिएशन हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते अब 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज़ हो चुके हैं। देखिए, लैंग्वेज के बेसिस पर सभी स्टेट्स का क्रिएशन नहीं हुआ है। डिस्टिंक्ट कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर भी स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है। जैसा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्रिएशन इसी बेस पर हुआ। ये स्टेट्स कह रहे थे कि उनके पास मिनरल्स अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं, इसके बावजूद वे पिछड़े हुए हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मांग को लेकर इन राज्यों का निर्माण हुआ। अब अगर हम आज़ादी के बाद से अब तक बने स्टेट्स का एनालिसिस करें, तो इसके फ़ायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं, तो इसके फ़ायदे ही दिख रहे हैं। नंबर 1, इट इज़ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इससे मजबूत हुई है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। डेमोक्रेसी का मतलब है कि देश के डिसीजन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। अगर लोग चाहते हैं कि उनका अलग राज्य होना चाहिए और उनकी इस मांग को अगर मान लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि सरकार तानाशाह नहीं है, बल्कि जनता की मांगों का, जनता की भावनाओं का सरकार ख्याल रख रही है। तो इस तरह इसने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। एंड सेकंड इज इट इज़ मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर किसी रीजन के लोग सेपरेट स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं और उनकी मांग को अगर मान लिया जाता है, तो इससे देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि उनकी डिमांड को अगर नहीं माना जाता है, तो हो सकता है उनकी अलगाव की भावना भयंकर रूप ले ले और ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पैदा कर सकती है। तो इस तरह सेपरेट स्टेट की मांग को मानकर लोगों में विश्वास कायम होता है और देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश एकता और अखंडता जो है वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, 3 स्टेट्स उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ का क्रिएशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मांग को लेकर हुआ और अलग स्टेट बनने से यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी के साथ में हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा इसने कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया है। भारत के में अनेक प्रकार की भाषाएं वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। तो जब किसी क्षेत्र की भाषा को वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में प्रायोरिटी दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो लोकल लैंग्वेज में होता है, तो इससे लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी मजबूत होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्रिएशन रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर हुआ है। जैसे कि कुछ पार्टीज स्टेट्स में बहुत मजबूत हुई हैं, बहुत पावरफुल रही हैं। जैसे कि पंजाब में अकाली दल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये बहुत पावरफुल तरीके से उभरा है। तो इस तरीके से ये पार्टियां बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट। इसके अलावा इनका रोल सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स में ही नहीं, बल्कि सेंटर की पॉलिटिक्स में भी प्रभावी हुआ है।
इससे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है, क्योंकि जब किसी रीजनल पार्टी का के कोalition से सेंटर की गवर्नमेंट बनती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट्स से अलग पार्टी की सरकार होने की वजह से उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और इससे सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इससे नेशन मजबूत हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वे अपनी लोकल इश्यूज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाएं कि नेशन उनके लिए सेकेंडरी हो जाए। किसी प्राकृतिक आपदा या राष्ट्र की सुरक्षा के मसले पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्षेत्रीयता की संकीर्णता से ऊपर उठकर संपूर्ण देश को एकजुट होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि स्टेट्स की रिकॉग्नाइजेशन ने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मजबूत किया है। देखिए, अभी भी जो स्टेट्स की डिमांड है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और हरित प्रदेश की डिमांड हो रही है। इसी तरीके से गुजरात में सौराष्ट्र की डिमांड है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में जो है विदर्भ की डिमांड हो रही है। असम में भी बोडोलैंड के लिए मूवमेंट चल रहा है। बिहार में नॉर्थन रीजन में अगर आप देखें तो गोरखालैंड की डिमांड हो रही है। तो इस तरीके से अभी भी बहुत से स्टेट्स की डिमांड हो रही है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, अगर हम इन सभी डिमांड्स को मान लेते हैं तो स्टेट्स की संख्या 50 से ऊपर हो जाएगी। तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए और रीजनल एक्सप्रेशंस को किसी और तरीके से फुलफिल करना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही। गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। You can write if you have any question. I will try to reply to solve your queries. Thanks for watching. Keep studying. Stay fit. Bye bye.